आज हम लोग टू मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा करेंगे। टू मार्केट्स का मतलब प्रोडक्ट मार्केट्स और मनी मार्केट से है। इसके पहले हम लोग वस्तु बाज़ार जिसे हम प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं और मुद्रा बाज़ार जिसे हम मनी मार्केट कहते हैं, दोनों के संतुलन के संदर्भ में अलग अलग पढ़ चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में दोनों बाज़ारों में एक साथ संतुलन की चर्चा करेंगे, जिसे हम एक तरह से जनरल इक्विलिब्रियम का नाम भी दे सकते हैं, सामान्य संतुलन का नाम भी दे सकते हैं। आज इस द्विबाजार संतुलन के संदर्भ में चर्चा करते समय हमें दो वक्रों की आवश्यकता पड़ेगी। एक को हम लोग IS वक्र के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम LM वक्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोनों वक्रों के बारे में इस स्थिति में आज विस्तार में चर्चा नहीं की जा सकती और बिना उनके बारे में जाने हुए आज दोनों बाज़ारों के संतुलन को भी समझा नहीं जा सकता। इसलिए ये आवश्यक है कि इसके पूर्व हम IS वक्र और LM वक्र ये होते कैसे हैं, इनकी ढाल कैसी होती है, इनमें विवर्तन कैसे होता है, वक्र शिफ्ट कैसे करते हैं, इनकी पूरा ज्ञान हमको होना चाहिए। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके पहले इसी चैनल पर मेरे दो अलग अलग वीडियो हैं, एक वस्तु बाज़ार में संतुलन का है, एक मुद्रा बाज़ार में संतुलन का है। इस आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, इससे पहले दोनों वीडियो को बहुत अच्छी तरह आपको अध्ययन करना है, समझना है। जब दोनों वक्र समझ में आ जाएंगे तो ये विश्लेषण आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। एक और वीडियो अलग से पड़ा हुआ है क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट नाम से, और क्राउडिंग आउट इफ़ेक्ट को भी अगर आप पढ़ लेंगे पहले, तो यहाँ पर राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के माध्यम से दोनों बाज़ारों में जो संतुलन स्थापित होगा, उनको किस तरह से इन नीतियों के माध्यम से प्रभावित किया जा सकता है, वो पढ़ना और समझना भी हमारे लिए आसान होगा। तो ये आप काम कर लेंगे। मैं आज का अध्ययन प्रारंभ कर रहा हूँ और कुछ जो निष्कर्ष IS वक्र और LM वक्रों के हैं, उनको मैं संक्षेप में आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ। हम लोग जानते हैं कि वस्तु बाज़ार में जो IS वक्र है वो ब्याज दर और समग्र मांग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। और हमने देखा है कि IS वक्र जब हम X अक्ष पर राष्ट्रीय आय दिखाते हैं और Y अक्ष पर ब्याज की दर दिखाते हैं, तो IS वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है और ब्याज दर और आय के स्तर में विपरीत संबंध होता है। जब स्वायत्त व्ययों में वृद्धि होती है तो IS वक्र दाईं ओर ऊपर की तरफ विवर्तित होता है, और जब स्वायत्त व्ययों में कमी होती है तो ये वक्र नीचे बाईं की तरफ और विवर्तित हो जाता है। इस वक्र की ये विशेषता होती है IS वक्र की कि IS वक्र के प्रत्येक बिंदु पर अर्थव्यवस्था का समग्र निवेश और समग्र बचत
बराबर होती है। और ऐसी स्थिति में IS वक्र के प्रत्येक बिंदु पर वस्तु बाजार में संतुलन होता है। इसी प्रकार LM वक्रों को बाजार में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के आधार पर खींचा जाता है। यहाँ हम आपको ध्यान दिला दें कि मुद्रा की मांग और मुद्रा के मूल्य, मुद्रा के पूर्ति दोनों के वास्तविक मूल्यों या वास्तविक शेषों को हम वहाँ प्रयोग करते हैं ताकि मूल्यों में होने वाला परिवर्तन उसको प्रभावित न कर पाए। वैसे तो हमने मूल्य या मूल्य स्तर को वहाँ स्थिर मान रखा है, लेकिन वास्तविक शेषों का प्रयोग करके ये दिखाया गया है कि हम अगर मूल्यों में परिवर्तन या मूल्य स्तर में परिवर्तन होते हैं तो उनके मुद्रा के वास्तविक शेषों की मांग और उनकी पूर्ति के जो प्रभाव होंगे वो वहाँ देखे जा सकें। तो इस स्थिति में हमने पढ़ा है वहाँ कि LM वक्र जो है वो मुद्रा की मांग और ब्याज दरों के आधार पर और आय के स्तर के आधार पर खींचा गया है, क्योंकि मुद्रा मांग को ब्याज दरें और आय के स्तर दोनों प्रभावित या निर्धारित करते हैं। इसलिए वहाँ ब्याज दरों और आय के स्तर के संबंध को ज्ञात किया जा सकता है उन स्थितियों में जब मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर हो। और वहाँ हमने पाया है कि LM वक्र जो है वो बाएं से दाईं ओर ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि ब्याज दरों और आय के स्तर में सीधा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है, और जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो आय का स्तर भी बढ़ता है। यहाँ हम ये जान लें कि LM वक्र में परिवर्तन या शिफ्टिंग कैसे होती है। तो LM वक्र भी जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो LM वक्र दाईं ओर विवर्तित होता है। अगर ये सरल रेखा के रूप में है तो समानांतर रूप में जाएगा। सामान्यतः हम इसे सरल रेखा के रूप में ही प्रदर्शित करते हैं। और यदि मुद्रा की मात्रा में अन्य चीज़ें स्थिर रहेंगी, ध्यान रहेगा ब्याज की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मुद्रा की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि मुद्रा की पूर्ति में हम परिवर्तन करें या देखें तो मुद्रा की पूर्ति जब घटेगी तो ये वक्र बाईं ओर शिफ्ट करेगा, और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो दाईं ओर शिफ्ट करेगा। और LM वक्र पर भी मुद्रा बाजार में उसके प्रत्येक बिंदु पर संतुलन होगा, और संतुलन इस स्थिति में होगा कि LM वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होगी। इसलिए LM वक्र पर मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति बराबर होगी और इसके प्रत्येक बिंदु पर मुद्रा बाजार में संतुलन की स्थिति होगी। अब स्पष्ट है कि IS वक्र वस्तु बाजार में संस्थिति की स्थिति को दर्शाता है, जिस पर प्रत्येक स्तर पर निवेश और बचत बराबर हैं। और LM वक्र मुद्रा बाजार में संतुलन की स्थिति को दिखाता है, जिसमें उसके प्रत्येक स्तर पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर है। और यदि इन दोनों वक्रों को एक साथ हम प्रदर्शित कर रहे हैं, और क्योंकि दोनों वक्र ब्याज दर और आय के संबंध को प्रदर्शित करते हैं, इस नाते दोनों वक्रों को एक साथ हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम ये बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि यदि दोनों बाजार में हम संतुलन की स्थिति देखना चाहें तो हमें LM वक्र और IS वक्र का सहारा लेना होगा, और दोनों वक्रों के बराबरी या समानता या संतुलन के आधार पर हम दोनों बाजारों में ब्याज दर और आय के उस स्तर को ज्ञात करने में सफल हो सकते हैं
जहाँ पर वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार दोनों में एक साथ संतुलन हो, अर्थात ब्याज दर के और आय के एक निश्चित स्तर पर समग्र बचत और समग्र निवेश भी बराबर हों, जो वस्तु बाजार के संतुलन की शर्त है, और उसी स्तर पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति भी बराबर हो, जो मुद्रा बाजार के संतुलन की स्थिति है। इस प्रकार दोनों बाजारों में एक साथ संतुलन स्थापित हो सकता है। इस चर्चा को या इस अध्ययन को हम चित्रों के माध्यम से भलीभांति समझ सकते हैं। तो हम प्रारंभ करें पहले चित्र से। यहाँ से जैसा हम पहले आपको बता रहे हैं कि y अक्ष पर ब्याज की दर दिखाई गई है और x अक्ष पर इनकम और आउटपुट या उत्पादन का स्तर है, और दो वक्र खींचे गए हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि IS वक्र ऊपर से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होता है, जो ब्याज दरों और आय के मध्य निगेटिव या विपरीत संबंध को व्यक्त कर रहा है, और LM वक्र दाईं ओर नीचे से ऊपर उठता हुआ वक्र होगा, जो ब्याज दर और आय के स्तर के बीच धनात्मक संबंध स्थापित करता है। ये भी हम देख चुके हैं कि IS के वक्र के प्रत्येक बिंदु पर बचत और निवेश बराबर हैं। इसी तरह LM के प्रत्येक बिंदु पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर है। और इस चित्र में E एक ऐसा बिंदु है, E0 जहाँ लिखा हुआ है, जनरली संस्थिति वाले बिंदु को हम नीचे 0 लगा के प्रतीक सिंबॉलिक तौर पर प्रदर्शित करते हैं, और इस नाते E0 का मतलब हुआ दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये संस्थित का बिंदु है और इसको हम E0 से प्रदर्शित कर रहे हैं। और इस बिंदु पर यदि हम आय के स्तर और ब्याज के स्तर को देखने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि इस स्तर पर आय का स्तर है या राष्ट्रीय आय का स्तर है वो Y0 और ब्याज का स्तर है वो I0। अर्थात जब ब्याज दर I0 है तो LM और IS दोनों बराबर हैं और इस E0 बिंदु पर संतुलन है। इसका मतलब E0 बिंदु पर यह लिखा हुआ है I = S, डिमांड फॉर मनी = सप्लाई ऑफ मनी। मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति भी बराबर है और इस बिंदु पर I और S भी बराबर हैं और इस बिंदु पर दोनों बाजारों में संतुलन है और राष्ट्रीय आय का स्तर जो है वो है वो Y0। अब हम देख सकते हैं कि यदि इन वक्रों में किसी तरह से परिवर्तन हो तो संस्थिति के स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ हम आपको ध्यान दिला दें कि वस्तु बाजार में जहाँ हम निवेश की बात करेंगे, बचत की बात करेंगे, आय की बात करेंगे, व्यय की बात करेंगे, ये कुल वास्तविक उत्पादन से संबंधित तथ्य हैं और इनमें जो परिवर्तन होगा वो राजकोषीय नीति से संबंधित होगा। जैसे व्यय में वृद्धि हो गई, जैसे निवेश में वृद्धि हो गई, सरकारी व्यय में वृद्धि हो गई, कर लगा दिए गए, कर की दरों में परिवर्तन कर दिया गया। और अगर हम आगे बढ़ें विदेशी व्यापार को भी राष्ट्रीय आय वाले सम्मिलित में कर दें तो उसमें हम आयातों निर्यातों इन सब में जो परिवर्तन होंगे वे सारे परिवर्तन इस वस्तु बाजार के अंतर्गत आएंगे। और क्योंकि इन सब पर राष्ट्रीय आय या समग्र मांग निर्भर होती है, आपको एक बात ध्यान दिला दें कि जब हम वस्तु बाजार का अध्ययन वहाँ कर रहे थे, जिस पीछे जो वीडियो है और जिसमें हम IS वक्र समझाने का प्रयास कर रहे थे, तो हमने उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया था और हमने द्विक्षेत्रीय मॉडल में केवल I और S, उपभोग और निवेश, केवल इन दोनों के माध्यम से समग्र मांग को के आधार पर निर्धारित कर लिया था। अब अगर उसमें हम गवर्नमेंट सेक्टर भी जोड़ दें, अगर हम उसको विदेशी व्यापार का सेक्टर भी जोड़ दें और हम उस समग्र मांग को C + I + G + NX या X - M करके समग्र चारों क्षेत्रों को एक साथ कर लें, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं कि वास्तव में
वस्तु बाजार में ये चारों क्षेत्र सम्मिलित होंगे। सरलता की दृष्टि से जब हम पहले ये वक्र बना रहे थे तो हमने केवल 2 सेक्टर को लेकर के उसको समझा दिया है। आप वही स्थिति त्रिक्षेत्रीय मॉडल होगा तब भी होगी, वही स्थिति चतुर्क्षेत्रीय मॉडल होगा तब भी होगी, और इसलिए उस पर कोई फर्क कहीं नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जब IS वक्र में परिवर्तन तब होगा जब समग्र मांग के जो अवयव हैं और सामान्य तौर पर जो स्वायत्त व्यय से संबंधित कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। स्वायत्त व्यय कौन कौन सा है? निवेश है, जिसको हमने वहाँ माना हुआ स्वायत्त है। सरकारी व्यय स्वायत्त है, निर्यात का स्तर स्वायत्त है। ये सब चीज़ें स्वायत्त थीं। अगर उनमें परिवर्तन होते हैं तो हम कहेंगे स्वायत्त किसी में भी, तो स्वायत्त व्ययों में परिवर्तन होगा, और इस परिवर्तन के कारण अगर कुल व्यय बढ़ता है तो कुल व्यय घटता है तो। और अभी हमने पढ़ा है कि अगर कुल व्यय या समग्र मांग में परिवर्तन होता है तो IS वक्र जो है वो परिवर्तित होता है, विवर्तित होता है। जब व्यय बढ़ेगा तो दाईं ओर जाएगा, जैसे इस चित्र में गया है। IS था, IS1 हो गया। अगर व्यय घटेगा तो नीचे आ जाएगा। और क्योंकि सब एक साथ समझाने की आवश्यकता नहीं, एक हम बता देते हैं, दूसरे को आप जान जाएं कि ऐसा व्यय के घटने पर ये बाईं तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से इस दूसरे चित्र में हम आएँ और देखें कि क्या संतुलन के स्तर में परिवर्तन कब होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि तब होगा जब या तो IS वक्र परिवर्तित हो जाए, या जब LM वक्र परिवर्तित हो जाए, या अगर दोनों में परिवर्तन होता है तो परिवर्तित दोनों हो जाएं। फिर देखेंगे कि दोनों में बराबर परिवर्तन होता है या कम बेसी होता है। ये सारी स्थितियां हो सकती हैं। और जब हम एक दो प्रभाव देख लेंगे तो सारी प्रभाव हमारी समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए हम पहले ये दिखा रहे हैं आपको कि अगर IS वक्र में परिवर्तन हो जाए तो हमने कहा कि ऐसा तब होगा, यहाँ मैंने लिख भी दिया था कि राइटवर्ड शिफ्ट इन IS कर्व व्हेन डेल्टा A इज इंक्रीजिंग आर डिक्रीजिंग। मतलब जो स्वायत्त व्यय है जिसको हम A बार लिखते हैं, जिसमें सब जुड़ा हुआ है, C का स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त निवेश, स्वायत्त सरकारी व्यय, स्वायत्त निर्यात, ये सब जुड़े हुए हैं और उनको जोड़ के हम कहते हैं कुल स्वायत्त व्यय। इनमें से कहीं किसी में भी वृद्धि हो जाए अन्य के स्थिर रहते हुए, या कुल मिला के जो भी परिवर्तन हो उसके कारण कुल का योग जो है वो बढ़ जाए। अगर बढ़ेगा तो IS वक्र शिफ्ट होकर दाईं ओर ऊपर चला जाएगा। LM में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसा अगर हम माने देखें तो LM वक्र पूर्ववत है। और इस प्रकार हम संतुलन में जहाँ पहले E0 पर थे अब हम चले जाएंगे E1 पर, और ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि आय का स्तर अब बढ़ जाएगा। पहले था Y0, अब हो जाएगा Y1। और साथ ही एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि आय बढ़ने के साथ साथ ब्याज दर भी बढ़ जाएगी। राष्ट्रीय आय के स्तर में वृद्धि होगी, ब्याज दर में भी वृद्धि होगी। संतुलन का जो नया स्तर प्राप्त होगा, इस संतुलन के स्तर पर I बराबर S, डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, ये तो रहेगा, लेकिन आय का स्तर पहले से ऊंचा हो जाएगा और ब्याज का स्तर भी पहले से ऊंचा हो जाएगा। ये राजकोषीय नीति का प्रभाव है जब स्वायत्त व्ययों में वृद्धि हो जाती है तो। और राजकोषीय नीति जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है इसमें वृद्धि सरकारी व्ययों में वृद्धि होने के कारण हुई होगी, तभी तो राजनीति उसका राजकोषीय नीति से संबंध होगा। या कर की दरों में कमी कर दी गई होगी जिससे उपभोक्ता नागरिकों के पास अब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई होगी। अगर ऐसा होगा तो ये राजकोषीय नीति का प्रभाव है। और अगर इस प्रकार से सरकारी व्यय बढ़ें तो वक्र आगे सरकाया जा सकता है IS वक्र, और इस प्रकार आय के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक खतरा है कि साथ में ब्याज दरें भी बढ़ेंगी। अब दूसरी स्थिति हम देखें जब LM वक्र परिवर्तित हो जाए और IS वक्र पूर्ववत रहे।
और एलएम वक्र परिवर्तित होने में होगी तो यहाँ मौद्रिक नीति काम करेगी। अब मौद्रिक नीति में दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, एक ब्याज की दर और एक मुद्रा की मात्रा। यहाँ ब्याज की दर को स्थिर माना जा रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, और मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होगा करें तो। और हमने लिखा है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, केवल इसलिए ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, तो अगर पढ़ते समय कहीं भूल भी गए, आप नोट नहीं कर पाए, तो वहाँ से देख सकते हैं। वैसे तो जब भूलेगा और जब कहीं दिक्कत होगी तो फिर से चैनल खोलिए और फिर से आइए, देख लीजिए, फिर से दोबारा आपके पास रिकॉर्ड है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये लिखा हुआ है राइट वर्ड शिफ्ट इन एलएम कर्व। एलएम कर्व में राइट वर्ड शिफ्ट तब होगा व्हेन एम बार अपान पी बार इज इंक्रीजिंग। ये है एम अपान पी, हम जान रहे हैं कि एम जो है मौद्रिक मुद्रा की मात्रा है और पी मूल्य स्तर है, वो भाग देंगे तो मुद्रा की मात्रा जो क्या कहते हैं उसको, जो अंक के रूप में होती है, वो वास्तविक रूप में रियल बैलेंस के रूप में हो जाएगी। और इस दृष्टि से इसको हम देख रहे हैं। तो अगर इसमें वृद्धि होती तो सामान्य तौर पर पी को यहाँ कांस्टेंट फिलहाल माना गया है। इस नाते सामान्यतः ये समझिए कि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो रियल बैलेंसेज की मांग जो भी है वो पूर्ति जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस दृष्टि से, और जब ये बढ़ेगी तो कहा गया है कि एलएम वक्र जो है वो दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पीछे के मुद्रा बाजार या एलएम वक्र के वीडियो देखिएगा, बहुत डिटेल वहाँ बताया गया कि कैसे ये बढ़ता है। ऐसे आईएस वक्र में जो शिफ्टिंग होगी या कैसे वो बना है उसके बारे में बहुत डिटेल्ड है। तो वहाँ से आप इसको एक बार रिवाइज करके फिर आ सकते हैं और सारा आपके मस्तिष्क पटल पर सब छप जाएगा कि आईएस वक्र होता क्या है, ऊपर से नीचे गिरता कैसे है, शिफ्ट कैसे होता है, एलएम वक्र ऊपर क्यों जाता है, कैसे शिफ्ट होता है। और जब वो रहेगा तो यहाँ बहुत आसान होगा। और जब आपसे क्वेश्चन इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं तो भी आप सारी चीज़ों को एक सवाल के भीतर लिख नहीं सकते, इस नाते उसके निष्कर्ष एलएम वक्र और आईएस वक्रों के केवल निष्कर्ष ही इसमें प्रयोग करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो तभी होगा जब आपको जानकारी होगी। और जब अलग से पूछा जाए कि एलएम वक्र क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसमें विवर्तन कैसे होता है, तो फिर हम डिटेल उन वीडियो के आधार पर एक एक क्वेश्चन आराम से वहाँ लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखें, ये पहले ही बता चुके हैं, देखिए बार बार नहीं दोहरा रहा हूँ। चारों चित्रों में वाई अक्ष पर इनकम और आउटपुट है और वाई अक्ष पर जो है ब्याज की दर है। एलएम वक्र आईएस वक्र सब वही हैं चारों में। इसमें एलएम वक्र में परिवर्तन हो रहा है और जब मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो अन्य सारी चीज़ें अगर यथावत रहती हैं, मतलब ब्याज दरें पूर्ववत रहती हैं, मुद्रा की मांग पूर्ववत रहती है, तो एलएम वक्र नीचे दाईं तरफ शिफ्ट होगा और एलएम से विवर्तित होकर वो शिफ्ट होकर LM1 हो जाएगा। और अब आप पाएंगे कि संतुलन बिंदु E0 से E1 हो गया और राष्ट्रीय आय का स्तर पहले की तुलना में ज़्यादा हो गया। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, ब्याज की दरें घट जा रही हैं, मुद्रा की मात्रा बढ़ी है। और हम लोग जानते हैं कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर ब्याज दरें गिरती हैं, मुद्रा की मात्रा घटने पर ब्याज दरें बढ़ती हैं, क्योंकि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से एलएम वक्र दाईं तरफ सरका है। इसलिए ब्याज दरों में कमी आई है, लेकिन साथ ही साथ आय का स्तर बढ़ गया है। अब एक चीज़ हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखिए, जो संस्थित ब्याज दर थी, ये चित्र दोनों एक साथ नहीं बने हैं, अन्यथा ये I0 इसी पर आता। लेकिन जब हम I0 कहते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि संस्थित की ब्याज दर जो एलएम वक्र और आईएस के समानता के आधार पर निर्धारित हुई है, वो I0 उस पर ब्याज दर है। लेकिन जब आईएस वक्र शिफ्ट हुआ है, अर्थात स्वायत्त व्ययों में वृद्धि हुई है, या हम माने सरकारी व्ययों में वृद्धि हुई है, जो राजकोषीय नीति का प्रयोग किया सरकार ने, वैसी स्थिति में राष्ट्रीय आय या रोजगार का स्तर बढ़ा है। रिमाइंड आपको कराएं केन्स के जनरल थियरी को, रोजगार के सिद्धांत को, या
तरलता जाल की स्थिति को, जहां आपने देखा था कि मौद्रिक नीति फेल हो जाती है, रोज़गार बढ़ाया नहीं जा सकता, वैसी स्थिति में सरकारी व्ययों को बढ़ा करके रोज़गार को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो रिस्क है कहीं, वहाँ ये भी कहा गया था कि अगर अर्थव्यवस्था में अप्रयुक्त साधन उपलब्ध हैं तो सरकारी व्यय बढ़ाने से रोज़गार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। कई दिक्कतें हो सकती हैं। बाद में लोगों ने अध्ययन किया, केन्स उत्तर जो अर्थशास्त्र का इस सिद्धांत का विकास हुआ, उसमें हमने ये पाया कि यहाँ जो दिख रहा है कि जब सरकारी व्यय बढ़ेगा, सरकारी व्यय बढ़ने के कारण IS वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा तो रोज़गार का स्तर बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, लेकिन साथ में ब्याज दर भी बढ़ जाएगी। और ब्याज दर बढ़ने के कारण अब मैं आपको आऊँ कि पीछे जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का एक वीडियो है, वहाँ आपने देखा है कि ब्याज दर बढ़ने के कारण निजी निवेशों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जिसके कारण निजी निवेश घटेंगे और जिसके कारण आय में कमी आएगी। अर्थात सरकारी व्यय बढ़ाने से तो कुल उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन निजी निवेश घट जाने के कारण कुल व्यय घटेगा। तो इस क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इसी को कहते हैं कि उत्पादन में कटौती हो जाएगी। तो यह कटौती न होने पाए, उसके लिए जब तक आप मौद्रिक नीति का प्रयोग नहीं करेंगे और बढ़ती हुई ब्याज दरों को बढ़ने से रोकेंगे नहीं, तब तक इस असर को रोका नहीं जा सकता। ये इस अगले चित्र में इस बात का उल्लेख भी हम करने जा रहे हैं। देखिए, ये दिखा दिया कि जब IS वक्र शिफ्ट हुआ तो ब्याज की दरें बढ़ गई। यहाँ देखिए, वही वक्र है जो यहाँ है, यहाँ से बढ़ के यहाँ गया और संतुलन बिंदु यहाँ से यहाँ गया, ब्याज की दरें बढ़ हुई हैं। यही चित्र ज्यों का त्यों यहाँ है। और LM वाला चित्र भी, यही चित्र शिफ्ट होकर वहाँ भी गया जब हमने LM वक्र को। तो अब ये कह रहे हैं कि यदि हम IS वक्र को बढ़ाते हैं सरकारी व्ययों में वृद्धि के माध्यम से, तो कुल उत्पादन का स्तर बढ़ेगा और साथ में ब्याज दर भी बढ़ जाएगी। अगर ब्याज दरें न बढ़ती, और अगर आप क्राउडिंग इफेक्ट के उस वीडियो को जाके वहाँ देखिएगा, तब आप पाएंगे कि वास्तव में अगर ब्याज दरें न बढ़ती तो IS के बढ़ने पर संतुलन का बिंदु यहाँ होता और राष्ट्रीय आय का स्तर वो Y2 होता। लेकिन क्योंकि ब्याज दरें बढ़ गईं और निजी निवेश घट गया, इस नाते आय का स्तर पीछे सरक आया और यहाँ आ गया। ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट था, उत्पादन को घटा दिया था उसने। अब यहाँ कह रहे हैं कि अब देखिए हो क्या रहा है कि जब IS के बढ़ाने से संतुलन का स्तर यहाँ जाता है और जिसके कारण ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं और साथ में जितनी आय बढ़नी चाहिए थी उतनी आय नहीं बढ़ी। कहने का मतलब हुआ, अगर ब्याज दरें न बढ़ती तो आय और बढ़ती। और ब्याज दरों को घटाने का कोई फार्मूला राजकोषीय नीति में नहीं है। इसलिए कहा गया कि अगर राजकोषीय नीति के साथ अब हम मौद्रिक नीति का भी उपयोग करें और मुद्रा की मात्रा को बढ़ा दें, और मुद्रा की मात्रा को बढ़ा देंगे तो LM वक्र दाईं ओर सरक जाएगा और नया उतना हम उसको सरकाएं, अर्थात मुद्रा की पूर्ति को तब तक बढ़ाते जाएं जब तक कि LM वक्र दाईं ओर सरक के इस E2 बिंदु से न गुजरे। E2 बिंदु से न गुजरे का मतलब क्या हुआ? अगर E2 बिंदु पर पहुंचता है तो देखिए इस संतुलन के बिंदु पर ब्याज का स्तर जो है वो वही हो जाता है जो संतुलन में था पहले, IS के बढ़ने और LM वक्र के विवर्तित होने के पूर्व। अर्थात ब्याज दरों में ऐसी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ा करके LM वक्र को हम शिफ्ट करें तो ऐसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है कि ब्याज दरों में वृद्धि न हो। क्यों? क्योंकि अगर LM वक्र अगर IS वक्र IS से बढ़ के IS1 हो जाता है और LM वक्र LM से बढ़ के LM1 हो जाता है तो नया संतुलन बिंदु E2 बिंदु पर जाएगा और E2 बिंदु पर ब्याज की दर वही होगी जो पहले E0 बिंदु पर थी। तो ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं होने पाएगा। और दूसरा देखिए असर क्या पड़ रहा है कि जब ब्याज दरें पूर्ववत हो गई तो आय का स्तर
पहले वाले स्तर पर था वो Y1, अब बढ़ के हो गया Y2, तो राष्ट्रीय आय उत्पादन का स्तर भी बढ़ गया। इसलिए कहा जा सकता है कि अकेले राजकोषीय नीति और अकेले मौद्रिक नीति जब अलग अलग लागू की जाएगी तो ये एक दूसरे के में टकराव या कन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक दूसरे के धनात्मक प्रभाव को दूसरे के ऋणात्मक प्रभाव से कम कर दिया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों में कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो और दोनों नीतियां इस रूप में लागू की जाएं कि राष्ट्रीय आय रोजगार का स्तर बढ़े, अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे, तो दोनों का समन्वय होना जरूरी है। और ऐसा तभी होगा जब हम मुद्रा बाजार और वस्तु बाजार दोनों का संतुलन अध्ययन एक साथ करेंगे। और इस दृष्टि से ये मॉडल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम मौद्रिक नीतियों और राजकोषीय नीतियों की एक साथ चर्चा, समीक्षा, क्रियान्वयन, मूल्यांकन सब करने की स्थिति में होते हैं। तो आज दोनों बाजारों का एक साथ हमने संतुलन ज्ञात करने का प्रयास किया। ये एक तरह से सामान्य संतुलन, जनरल इक्विलिब्रियम की ओर बढ़ता हुआ कदम है और दोनों बाजारों में एक साथ संतुलन इन LM और IS वक्रों के माध्यम से हम कर सकते हैं। अभी इन्हीं वक्रों के माध्यम से और भी बेहतर अध्ययन हम करेंगे जब हम मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को भी सम्मिलित करेंगे आगे। तो इस प्रकार से IS वक्र पर 3 वीडियो आपके पास हैं, एक वस्तु बाजार का संतुलन, एक मुद्रा बाजार का संतुलन, एक मुद्रा और वस्तु बाजार दोनों का एक साथ संतुलन। तो आज का अध्ययन यहीं समाप्त कर रहे हैं और आपसे अनुरोध जरूर है, देखिए 4 वीडियो मैंने बनाए हैं, 3-4 राष्ट्रीय आय के संतुलन पर, द्विक्षेत्रीय मॉडल, त्रिक्षेत्रीय मॉडल, चतुर्क्षेत्रीय मॉडल, और एक वीडियो थोड़ा लंबा था तो उसमें 2 पार्ट हो गया है। तो ये तीनों वीडियो जो राष्ट्रीय आय के निर्धारण पर हैं और ये तीनों वीडियो जो IS, LM, वस्तु बाजार, मुद्रा बाजार और दोनों बाजार में एक साथ संतुलन पर आधारित हैं, और एक और वीडियो जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट पर है। ये सातों वीडियो आप अच्छी तरह अगर तैयार कर लें, पढ़ लें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी नीतियां हैं, विदेशी नीति, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, उनके जितने टूल्स हैं, कैसे कैसे प्रयोग होते हैं, सब समझने की स्थिति में आप आ सकते हैं। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप जितनी मैंने मेहनत करके आपके लिए ये बनाया है, उतना ही परिश्रम करके आप इसको आत्मसात करें, अध्ययन करें, समझें, मनन करें और देखें, फिर अर्थशास्त्र पढ़ने में आपको कितना अच्छा लगेगा। धन्यवाद।